मैं आलोक, मैथ्स मास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक लेक्चर है और मैथ्स मास जीएस चैनल पर पहला टॉपिक है। तो चलिए आज ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। भाई समझते हैं ह्यूमन एनाटॉमी अर्थात मानव के अंगों के बारे में। इस टॉपिक में ह्यूमन एनाटॉमी में हम लोग मानव के आंतरिक अंगों के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले थोड़ा सा आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि आंतरिक संरचना मानव का कैसा होता है, और हम कोशिश करेंगे कि अपने लेक्चर के दौरान ही आपको पूरा बात समझाने का प्रयत्न करें, और बाकी लेक्चर के बाद डिटेल वीडियो जो है पूरे एनिमेशंस के साथ वो आपके सामने हम रखने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ह्यूमन बॉडी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ह्यूमन बॉडी के बारे में क्या हम समझेंगे कि हमारा ह्यूमन बॉडी जो है एक मशीन है, ठीक है। और जिस प्रकार से किसी मशीन अथवा किसी गैजेट को चलाने के लिए अलग अलग पार्ट्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारे बॉडी को भी चलाने के लिए अलग अलग विभिन्न पार्ट्स हैं। हमारे शरीर के अंदर शरीर को चलाने के लिए जो आंतरिक क्रियाएं होती है, संपूर्ण क्रियाएं, उन संपूर्ण क्रियाओं को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उपापचयन कहते हैं, उपापचयन की क्रिया कहते हैं। और उपापचयन क्रिया अर्थात उपापचयी क्रियाओं को भी हम लोग दो भागों में बांटेंगे। हम लोग मेटाबॉलिज्म को भी दो भागों में बांटेंगे। एक होगा हमारा क्या, तो कैटाबॉलिज्म, और दूसरा एनाबॉलिज्म। बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आराम से इस चीज को समझने का प्रयत्न करेंगे कि कैटाबॉलिज्म क्या है। तो कहेंगे कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, कुल मिलाकर मेटाबॉलिज्म जो है, उपापचयी क्रियाएं जो है हमारे शरीर के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है। और रासायनिक अभिक्रिया जो कैटाबॉलिज्म का बात करेंगे, इसमें क्या है, तो कहेंगे एक बड़े अणु जिसका विभाजन अलग अलग छोटे अणुओं में होता है। एक्स अगर कोई बड़ा मॉलिक्यूल है, रासायनिक क्रिया के संदर्भ में समझने का प्रयत्न करेंगे कि एक बड़ा मॉलिक्यूल है जो टूट कर दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में बट रहा है। तो इस रासायनिक अभिक्रियाएं शरीर के अंदर होती है, वो क्रियाएं क्या कहलाएंगी, कैटाबॉलिज्म कहलाएंगी। और वही छोटे छोटे अणु, अलग कोई अणु है, मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करेगी, तो इसे एनाबॉलिज्म कहेंगे। अब सवाल उठता है कि शरीर के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक पदार्थ क्या होगा। तो कहेंगे रासायनिक पदार्थ वही है जो हमारे शरीर के अंदर जो ग्रंथियां हैं, जो हार्मोन का स्रावन करती है, और वही हार्मोन क्या है, हमारे शरीर के अंदर रासायनिक पदार्थ है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं रासायनिक पदार्थ को स्रावित करने वाला जो ग्रंथि है, वो दो प्रकार का ग्रंथि है हमारे शरीर के अंदर। एक होता है ग्रंथि और दूसरा बहिरस्रावी, इंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि, जिससे स्रावित होने वाला शरीर के अंदर ही अंदर क्रियाएं पूर्ण करती है। और दूसरा है बहिरस्रावी ग्रंथि अथवा बाह्यस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिससे स्रावित होने वाला हार्मोन हमारे शरीर के बाहर स्रावित होता है और बाहर की उपापचयी क्रियाओं को पूर्ण करने में मदद करता है। यहां तक तो समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे आंतरिक अंगों का। तो हमारे शरीर के अंदर सिर्फ उपापचयी क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए केवल हम लोगों ने भोजन लिया या अंतःस्रावी ग्रंथियों ने अपना हार्मोन का स्रावन किया, इतना ही नहीं है, बल्कि
कुछ बाहरी इंग्रेडिएंट भी आवश्यक होता है। बाहरी इंग्रेडिएंट के रूप में आता है जैसे वायु, श्वसन के दौरान ऑक्सीजन, भोजन से लिया गया खनिज लवण, मिनरल्स मतलब अर्थात खनिज, उसके बाद कुछ विटामिन्स, कुछ प्रोटीन्स, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ अन्य एलिमेंट्स जैसे आयरन है, कॉपर है ना, फास्फोरस है, कैल्शियम है, या अन्य प्रकार के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसका बारी बारी से हम लोग जिक्र करेंगे कि आगे भी सेशन लेकर आए। और बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, लेक्चर ऐसे ही मिलता रहेगा। और टेलीग्राम चैनल भी है, और टेलीग्राम चैनल मैथ्स मास से आप लोग सर्च करेंगे तो अपना चैनल, आपका अपना चैनल मिलेगा, और उस पर आप डायरेक्ट हमसे बात भी कर सकते हैं। चलिए आगे बात करें हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग शरीर के आंतरिक संरचना में शरीर को बांट देते हैं। शरीर को दो हिस्से में हम लोग बांटने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले शरीर का जो अधोभाग है, ऊपर वाला हिस्सा, मानव शरीर का जो अधोभाग है, ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, और एक होगा नीचे वाला हिस्सा। तो हमारे मानव शरीर का जो ऊपर वाला हिस्सा होगा, कहां से, तो यहां से हम लोग बात करेंगे गले से नीचे। आसान शब्दों में कहेंगे गले से नीचे, ठीक है। तो गले से नीचे वाला जो अधोभाग वाला हिस्सा होगा, जहां रिब्स बोन, जहां पूर्ण हो जाता है। अगर हम लोग बात करेंगे, कहेंगे रिब्स बोन, जहां पर हमारे शरीर में 12 जोड़ी रिब्स बोन है, 12 जोड़ी रिब्स बोन, और रिब्स बोन के को जोड़ना, जो एक अंदर से एक ढांचा तैयार करके देता है हमारे शरीर का, जो ऊपरी हिस्सा है, जिसको हम लोग कहते हैं थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी अर्थात वक्ष गुहा। और नीचे वाला हिस्सा जो है, जहां पर एब्डोमिनल कैविटी, वो एब्डोमिनल कैविटी कहलाता है, नीचे वाला हिस्सा, जहां पर हमारा रिब्स बोन का हिस्सा पूर्ण होता है, उसको कहेंगे हम लोग, ऊपर वाले हिस्से को थोरेसिक कैविटी अथवा वक्ष गुहा, और ठीक उसके नीचे वाला हिस्सा जो आप लोगों का पेट उधर नजर आता है, तो उसको कहेंगे हम लोग उदर गुहा। वो रिब्स के बिल्कुल नीचे होता है। और दोनों को, दूसरे को क्या कहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी, जिसको क्या कहेंगे, उदर गुहा। और इन दोनों को अलग करने का काम करेगा कौन, तो एक झिल्ली होता है, बना होता है, जो वक्ष गुहा और अर्थात ऊपर वाला वक्ष गुहा और उदर गुहा को अलग करने का काम करता है, जिसको हम लोग डायफ्राम कहते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग रिब्स बोन के बारे में हम लोग बात किए, तो थोड़ा सा रिब्स बोन को भी पूरा कर ही लेते हैं कि हमारा जो स्पाइनल है, स्पाइनल कॉर्ड, जो गर्दन में होता है, गर्दन से लेकर कमर तक 33 बोन होता है, 33 बोन का समूह होता है। उन 33 बोन में 7 गर्दन में होता है, जिसको सर्विकल बोलते हैं। उसके बाद 12 बोन जो है, 12 बोन हमारा थोरेसिक कहलाता है। थोरेसिक के बाद 5 लंबर होता है, लंबर के बाद फिर 5 सैक्रम कहलाता है। ये स्पाइनल में जो है बोन, और सैक्रम के बाद 4 बोन जो हमारा अवशेषी अंग के रूप में भी प्रयुक्त होता है, अवशेषी अस्थि के रूप में भी कहा जाता है, जिसका कि हमारे शरीर में काम नहीं है, इंसानी पूंछ भी कह देते हैं कभी कभी, ठीक है। तो इसलिए अवशेषी अंग कहेंगे कि उसका शरीर में, शरीर के संरचना अथवा शरीर के उपयोगिता में कहीं कोई योगदान नहीं है। उसको 4 बोन होता है उसमें, और उसको, उसका नाम देते हैं हम लोग कॉर्डल या कोकिक्स कहते हैं। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं। 7 सर्विकल में, सर्विकल के ठीक नीचे 12 थोरेसिक, उसके 12 के नीचे थोरेसिक के बाद 5 लंबर, 5 सैक्रम और 4 कॉर्डल या कोकिक्स। 33 बोन होता है टोटल हम लोगों के स्पाइनल में, स्पाइनल कॉर्ड में। उसमें जो 12 सर्विकल, 7 सर्विकल के बाद जो 12 थोरेसिक बोन है, उससे जुड़ा होता है 12 दूना 24 रिब्स बोन जुड़ा होता है। और वो रिब्स बोन में 10 बिल्कुल आगे से जुड़ा होता है स्टर्नम से, जो जिसमें
छाती का बोन कहते हैं। उसके बाद बाकी जो 2 जोड़ी बच गया अर्थात 4 बोन वो स्वतंत्र डायफ्राम के ऊपर ही है, डायफ्राम के नीचे ही। डायफ्राम का ऐसा संरचना है और स्टर्नम का ऐसा संरचना है कि हम लोग जब ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीद इन करते हैं, सांस लेते हैं, तो श्वसन के दौरान क्या होता है, हमारा जो लंग्स है थोरेसिक कैविटी में, हमारा जो लंग्स है थोरेसिक कैविटी में वो क्या होता है, एक्सपैंड करता है। और वो जो एक्सपेंशन होता है हमारे थोरेसिक कैविटी में, तो जगह स्थान तो चाहिए। जब एयर इनहेल करते हैं तो हमारा क्या होना है, हमारे जो थोरेसिक कैविटी में स्पेस ज़्यादा चाहिए। तो इस प्रकार से संरचना होता है रिक्स वॉन का कि वो रिक्स वॉन हमारे थोरेसिक में वो फैलता है। और डायफ्राम भी ऐसा संरचना है डायफ्राम का, जो क्या बोले, डायफ्राम बार बार भूलना नहीं है। डायफ्राम का काम है थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करना, विभाजित करना। तो उसका भी संरचना ऐसा है कि वो जब ब्रीदिंग करते हैं, हम लोग इनहेल करते हैं एयर, तो वो क्या होता है, एक्सपैंड करता है। फिर हम लोग बात करेंगे कि अगर हम लोग अभी रेस्पायरेशन का ही बात कर लिए, ब्रीदिंग का बात किए, तो हम कहेंगे कि ब्रीदिंग के दौरान हमारे जो लंग्स हैं वहां तक एयर इनहेल होता है। एयर कैसे पहुंचता है, हवा कैसे पहुंचता है, तो कहेंगे एक नेसल कैविटी है और दूसरा क्या है, माउथ कैविटी। नेसल कैविटी कहने का मतलब हुआ नासिका गुहा और दूसरा मुख गुहा। नासिका गुहा अथवा मुख गुहा से दोनों क्या है, कंठ के पास, आसान शब्दों में कंठ के पास दोनों का मुख खुला हुआ है। तो जैसे ही हम लोग ब्रीथ इन करते हैं तो वो एयर क्या होता है, हमारे नासिका और मुख गुहा से होता हुआ कहाँ आता है, तो हमारे गले तक आता है। गले से 2 पाइप नीचे उतरता है। एक तो चला जाता है फूड पाइप के रूप में सीधा स्टोमक में, अमाशय में, और दूसरा पाइप बिल्कुल फूड पाइप के आगे होता है जिसका नाम है ट्रैकिया या श्वास नली। और दोनों का मुख द्वार को अलग करने का, विभाजित करने का काम करता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस के बाद हम लोग बात करेंगे जो ट्रैकिया का मुख द्वार है उसको लिरिंक्स कहा जाता है। और लिरिंक्स में ही मानव का स्वर यंत्र होता है। चलिए, स्वर यंत्र का अगर हम लोग बात किए तो साथ ही साथ एक शब्द और याद रख लेंगे, सिरिंक्स, SYRYNX। एक हम लोग बात करेंगे लेरिंक्स और दूसरा सेरिंक्स, LYRYNX, और दूसरा शेरिंग्स, SYRYNX। तो ये लिरिक्स जो है मानव का स्वर यंत्र है, और वही सेरिंग्स जो है वो क्या है भैया, तो कहेंगे वो पक्षियों का स्वर यंत्र कहलाता है। तो अभी सब बात नहीं करते हैं, अभी लिरिक्स का बात कर रहे हैं हम लोग। तो ट्रैकिया का जो मुख है वो लिरिक्स कहलाता है और लिरिक्स में ही मानव का स्वर यंत्र होता है। और दूसरा जो फूड पाइप है, अर्थात तो ग्रास नली का जो मुख द्वार है वो कहलाता है आपका फेरिंग्स कहलाता है। ठीक है, हम लोग ग्रास नलिका का हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग बात कर लेते हैं अभी श्वास नली। श्वास नलिका अब गले से नीचे उतरेगा तो वो क्या कहलाएगा, ट्रैकिया। और ट्रैकिया क्या होगा, 2 जाता है। एक का नाम है क्या कहें, ट्रैकिया। ट्रैक्यूल में बढ़ता है, जो ब्रांचेस में बटा ट्रैक्यूल, और ट्रैक्यूल के बाद ब्रोंकी, ब्रोंकी के बाद ब्रोंक्यूल्स में बढ़ता है, और ब्रोंक्यूल्स फिर एल्वियोली में जाकर खुलता है जो हमारे लंग्स का खाली हिस्सा है। फिर से एक बार हम रिपीट करेंगे, ट्रैकिया जो श्वास नलिका है, ट्रैकिया के बाद ट्रैक्यूल, ट्रैक्यूल के बाद ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स के बाद, चलिए अब फिर हम लोग बात करते हैं। ये तो हो गया हमारा लंग्स का बात, फेफड़ा का बात, फुफ्फुस का बात। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं थोरेसिक कैविटी के ही एक महत्वपूर्ण अंग हृदय के बारे में। तो हमारा हृदय क्या है, तो कहेंगे हमारा हृदय जो अभी हम लोगों ने बात थोड़ी देर पहले कि स्टर्नम, जिससे
10 जोड़ी रिब्स बॉन आगे की ओर जुड़ा होता है और उस थोरेसिक बोन में ही स्टर्नम के ठीक बाईं ओर हमारा हृदय होता है और हृदय जो है पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन द्वारा हृदय स्टर्नम से लटका होता है ठीक बाईं ओर। ऐसा नहीं समझेंगे कि वो हृदय हमारा यहां ना होकर यहां है, कहीं कहीं आप लोगों ने फिल्मों में गानों में ये सब सुना होगा, हृदय बाईं ओर है तो बाईं ओर का मतलब ये नहीं समझेंगे कि बाईं ओर के किसी भी क्षेत्र में किसी भी एरिया में हम लोग बांट देंगे, ऐसा नहीं है। हमारा हृदय कहाँ होता है? हमारे स्टर्नम से ठीक बाईं ओर लटका होता है पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन द्वारा और उसी पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन में क्या होता है? पेरिकार्डियम फ्लूइड भी भरा होता है, एक द्रव भरा होता है जो हृदय को बाहरी आघात से, चोट लगने से सुरक्षित रखने का प्रयत्न करता है, मतलब बचाता है। अब ऐसा मत कर लीजिएगा कि भैया आप समझ लीजिएगा कि पूरी तरह से वो सुरक्षित है तो लो भैया एक मुक्का दे डालो किसी को, ऐसा नहीं है, गुस्से में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सुरक्षित रखता है, बाहरी आघातों से, छोटे मोटे आघातों से, छोटे मोटे चोट से बचाने का प्रयत्न करता है। फिर बात करेंगे कि हमारे हृदय का फंक्शन क्या है। तो हमारे हृदय का फंक्शन इस प्रकार है कि हमारे हृदय में 4 कोष्ठक होता है, 4 कोष्ठक, 2 आलिंद और 2 निलय के रूप में। कोष्ठक समझ में आ रहा है ना? कोष्ठक का अर्थ हो गया कक्षा। चलिए हृदय प्रयत्न करते हैं कि 4 कोष्ठक अर्थात 1 कमरा, 2 कमरा, 3 कमरा और 4 कमरा, ठीक है। तीन चारों कोष्ठकों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कहेंगे कि 2 दाईं ओर है, 2 बाईं ओर है। ऊपर वाला आलिंद, नीचे वाला निलय, ऊपर वाला आलिंद और नीचे वाला निलय कहलाता है। और फिर बाईं ओर और दाहिने ओर के आलिंद और निलय को कहेंगे बायां आलिंद, ऊपर वाले हिस्से को बायां आलिंद, ठीक उसके नीचे बायां निलय, दाहिनी तरफ ऊपर वाला कोष्ठक दायां आलिंद और ठीक उसके नीचे वाला दायां निलय कहलाएगा। फिर हम लोग बात करेंगे कि रक्त का संचरण हृदय से होकर हमारे शरीर के संपूर्ण हिस्सों तक होता है। रक्त वाहिकाओं द्वारा, जिसको कि नस कहते हैं, हृदय से रक्त को बाहर ले जाने का काम धमनी का और हृदय तक रक्त को लाने का काम सीरा करेगा। फिर हम लोग बात करेंगे आगे धमनी और सीरा में कि रक्त को हृदय से बाहर ले जाने का काम धमनी और रक्त को हृदय तक लाने का काम कौन करेगा? सीरा करेगा। हृदय का बस इतना काम है, कोई दूसरा काम नहीं है। बस इतना सा कि रक्त को पंप करना, रक्त में गति डालना, ताकि रक्त संपूर्ण शरीर में संचरण कर सके। अब कहेंगे रक्त को एनर्जी कहां से मिलता है? तो कहेंगे ठीक है, रक्त को एनर्जी कैसे मिलता है? गति करने के लिए, संचरण करने के लिए। तो रक्त के संचरण में सहायता प्रदान करता है हृदय, और हृदय में जो ये गति आता है, आवेग आता है, तो वो विद्युत आवेग के द्वारा जो अनुप्रस्थ तरंग हमारे हृदय में ही उत्पन्न करता है। हमारे हृदय का ही एक हिस्सा जो दाहिने आलिंद की दीवारों पर होता है, लगा होता है, जिसको साइनो ऑरिकुलर नोड के नाम से जानते हैं, और हृदय का पेसमेकर कहलाता है। हृदय का पेसमेकर साइनो ऑरिकुलर नोड कहलाता है। अब जरा सा संचरण हम लोग समझ लेते हैं एक बार में कि हमारे हृदय में रक्त का संचरण किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हमारे हृदय के दाहिने आलिंद में 2 सिराओं द्वारा, महाशिरा और दूसरा पश्च महाशिरा के द्वारा रक्त प्रवेश करता है। फिर हृदय के दाहिने आलिंद में जो रक्त अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा द्वारा आया, वो दाहिने निलय में फिर प्रवेश करता है और उसका मार्ग होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व या
त्रिकपाटी वॉल्व, या त्रिकपाटी कहेंगे, इतना ही काफी है। त्रिदली कपाटी, सॉरी, त्रिदली कपाटी द्वारा क्या होता है, रक्त दाहिने ठीक है, दाहिने वायवीय शुद्धिकरण किया जाता है। किसके द्वारा? फेफड़े के द्वारा। और फेफड़े के कौन से हिस्से के द्वारा? तो हमारे फेफड़े में जो एल्वियोली है, जो मैं पहले जिक्र किए, क्या जिक्र किए थे कि रक्त ट्रैकिया से ट्रैक्यूल, ट्रैक्यूल से ब्रोंकी, ब्रोंकी से ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोली में प्रवेश करता है, जहां रक्त का शुद्धिकरण कैसे? तो कहेंगे दाहिने निलय से, हृदय के दाहिने निलय से फुफ्फुस धमनी द्वारा रक्त आता है और फिर वहां वायवीय शुद्धिकरण रक्त का किया जाता है। अब पुनः वहां से ट्रांसफर कर दिया जाता है रक्त को लंग्स से, फेफड़े से बाएं आलिंद में। और किसके द्वारा? तो कहेंगे वह मार्ग क्या कहलाता है, जिससे कि फेफड़े से रक्त बाएं आलिंद में प्रवेश करता है, तो वह मार्ग कहलाता है आपका फुफ्फुस सीरा। रक्त को हृदय से ले जाने वाला धमनी, रक्त को हृदय तक लाने वाला सीरा कहलाता है। अब फुफ्फुस सीरा द्वारा रक्त बाएं आलिंद में प्रवेश कर गया, बाएं आलिंद के बाद फिर पुनः बाएं निलय में प्रवेश करेगा और जाएगा किस रास्ते से? तो द्विदली कपाटी के द्वारा, मतलब बाइकस्पिड वॉल्व के द्वारा। वो रास्ता जिसमें कि बाएं आलिंद से रक्त बाएं निलय में प्रवेश करता है, उस रास्ते को क्या कहते हैं? मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। और फिर बाएं निलय से रक्त महाधमनी द्वारा शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचाया जाता है। ये हो गया हृदय का फंक्शन। अब हृदय के बाद फिर थोड़ा सा हम लोग और बात कर लेते हैं कि हृदय से रक्त निकलकर कहां प्रवेश करता है। तो कहेंगे हृदय से रक्त निकलकर सभी कोशिकाओं तक जाता है और सभी कोशिकाओं के बाद फिर रक्त कहां पहुंचेगा? तो हमारी किडनी में पहुंचता है, वृक्क में पहुंचता है या गुर्दा में पहुंचता है। नाम अलग अलग, कभी कभी प्रश्नों में अलग अलग नामों का चर्चा कर दिया जाता है, तो हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो रक्त कहां पहुंचाया जाता है? अब हृदय से निकलकर महाधमनी, यानी हृदय के दाहिने निलय से महाधमनी द्वारा, हृदय के दाहिने निलय से महाधमनी द्वारा रक्त निकलकर वृक्क में पहुंचता है, अर्थात किडनी में पहुंचता है या गुर्दा में पहुंचता है, जहां से रक्त से नाइट्रोजनी अशुद्धियों को दूर किया जाता है। जब वृक्क के बारे में चर्चा करेंगे तो फिर उस पर हम लोग बात करेंगे कि नाइट्रोजनी पदार्थ में अमोनिया मूल रूप से, यूरेसिल है, यूरोक्रोम है, इन सबको अलग कर दिया जाता है। और फिर रक्त को शुद्ध करके, अमोनियाई पदार्थ को निकालकर शुद्ध करके वृक्क जो है, किडनी, रक्त को पुनः हृदय को भेज देता है और फिर ये संचरण क्रमवार तरीके से पुनः हमारे हृदय से कोशिकाओं तक और कोशिकाओं से फिर वृक्क तक और वृक्क से फिर हृदय तक लगातार संचरित होता रहता है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, हृदय का हो गया बात। अब थोड़ा सा फूड पाइप का भी हम लोग बात कर लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का भी बात कर लेते हैं। कोशिश करेंगे कि सबको डायग्राम करके समझाएं। आज यूं ही आप लोगों का फीडबैक थोड़ा सा मिल जाए कि लेक्चर कैसा लग रहा है। तो बायोलॉजी पर, फिजिक्स पर, केमिस्ट्री पर और साथ ही साथ अन्य आर्ट्स के पेपर पर भी हम कोशिश करेंगे कि ऐसे वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने रखें जिससे कि आप लोगों को भी फायदा हो। तो अब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में केवल अभी ऑर्गन बता देते हैं, इतना काफ़ी होगा तत्काल अभी के लिए। तो हम लोगों का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का शुरुआत कहाँ से होता है? तो हमारे मुख गुहा से होता है, माउथ कैविटी से स्टार्ट होता है। अब हम लोग कहेंगे माउथ कैविटी से कैसे स्टार्ट होता है? तो माउथ कैविटी में, मुख गुहा में 32 दांत होता है। 32 दांत 4 प्रकार का होता है। सबसे भीतर
मोलर जिसकी संख्या 3 नीचे 3 3 और 3 6 नीचे और 6 ऊपर 12। सबसे पहले मोलर चवर्णक 12 दांत। उसके बाद 2 मोलर के बाद ऐसा करते हैं, ऐसे समझने का प्रयत्न करते हैं, एक एक करके समझाने का ऐसे काउंटिंग करके बताएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। पहले ये भी समझ लेते हैं कि हमारे मुख में जो दांत है, दांत हमारे शरीर का सबसे कठोरतम हिस्सा हमारे दांत में ही है, और दांत का जो सबसे बाहरी भाग है जिसे इनामेल भी कहते हैं, इनामेल के अंदर डेंटाइन कहलाता है, और डेंटाइन के ठीक अंदर सेंसरी ऑर्गन होता है हमारे दांत में। कभी कभी डेंटाइन क्षतिग्रस्त हो जाता है चॉकलेट खाने से या अन्य प्रकार का जो धूम्रपान करने से भी, तो डेंटाइन टूट जाता है, डेंटाइन खराब हो जाता है, उसका अपक्षरण होना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद इनामेल का क्षरण होना शुरू हो जाता है। इनामेल के बाद डेंटाइन तक, डेंटाइन में ही हमारा क्या होता है, अंदर का जो हिस्सा है, दांत के अंदर का हिस्सा डेंटाइन, उसी में सेंसरी ऑर्गन होता है, और कभी कभी लगने लग जाता है ठंडा और गर्म महसूस होने लग जाता है दांतों द्वारा भी। दांत हमारे मुख में 4 प्रकार का है, मोलर, उसके बाद प्रीमोलर, उसके बाद इंसीजर और तब सीजर। हिंदी में कहें चवर्णक, अर्धचवर्णक, उसके बाद रदनक, चिरने फाड़ने वाला जो राक्षसी दांत होता है, 4 निकला हुआ, 2 नीचे 2 ऊपर, रदनक। और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे रदनक के बाद कृंतक, जो काटने कुतरने के काम आता है। फिर हम लोग बात करते हैं इन दांतों के बाद इसकी संख्या का भी हम लोग बात कर लेते हैं, तो ऐसे याद रखेंगे, मेरे हाथों को देखेंगे, कहेंगे 3 और 3 दोनों ही हो, 3 और 3 नीचे का, जितना नीचे है ठीक वैसा ही संरचना ऊपर भी है, उतना ही संख्या ऊपर भी है, तो कहेंगे 3 और 3 चवर्णक, मोलर। मोलर के बाद 2 और 2 प्रीमोलर, ठीक मोलर के आगे। उसके बाद इंसीजर 1 और 1 और 4 आगे, 4 ऊपर भी, तो 4 आगे, ये दांत कहलाता है आपका सीजर कहलाता है। फिर बात करेंगे कि हमारे मुख में एक जिह्वा भी होता है, उसका भी काम डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत बड़ा योगदान है जिह्वा का। तो सबसे पहले हम लोगों के मुख गुहा का बात करेंगे। मुख गुहा में 32 दांत है। 32 दांत का काम है भोजन के छोटे छोटे टुकड़े करना, उन छोटे छोटे टुकड़ों को पुनः गीला करने का काम, मिलाने का काम, मिक्स करने का काम सबसे पहला हमारे जिह्वा का है। जिह्वा का एक और भी हम लोग उपयोग लेते हैं स्वाद लेने के लिए। अब भोजन जो हम लोगों ने मुख गुहा में हम लोगों ने डाला, भोजन का टुकड़ा किया, उन टुकड़ों को पुनः गीला करने के लिए ताकि वो ग्रसिका से उतरे, उसके लिए लार का सबसे बड़ा योगदान है। और हमारे मुख में लार को स्त्रवित करने का काम लार ग्रंथि करता है। और लार ग्रंथि हमारे मुख में कितना है, तो कहेंगे 3 जोड़ा लार ग्रंथि, अर्थात 6 लार ग्रंथि है। कौन कौन सा, तो कहेंगे पैरोटिड सबसे पीछे, उसके बाद बीच में सबमैंडिबुलर, और तीसरा सबलिंगुअल। क्या क्या बोलेंगे हम लोग, बात कर लेते हैं। सबसे पहले पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, और तीसरा सबलिंगुअल। पैरोटिड जिसमें सबसे प्रमुख लार ग्रंथि है और सबसे बड़ा लार ग्रंथि है, ठीक है। उसके बाद फिर कहेंगे भोजन क्या होता है। भोजन गले में उतरा। अब चूंकि गले से श्वास नलिका और ग्रास नली दोनों ही एक ही स्थान पर होता है, मतलब एक ही स्थान पर दोनों का मुख होता है, तो दोनों भोजन हमारे पेट में जाने के बजाय फेफड़े में ना चला जाए, या हम लोग सांस लेते हैं तो वो सांस हमारे फेफड़े में ना जाकर हमारे आमाशय में पहुंच जाए, तो ये ना हो। तो इसके लिए क्या होता है कि भोजन और
भोज नलिका, फूड पाइप और ट्रेकिया को, श्वास नलिका को अलग करने का काम एपिग्लॉटिस करता है। एपिग्लॉटिस अलग करके भोजन को अलग करके कहाँ पहुंचा देगा? ग्रास नली में पहुंचा देगा। और ग्रास नली से भोजन क्रमांकुंचन विधि द्वारा, अर्थात आप लोगों ने जौ को चलते हुए देखा होगा, कैसे अपना शरीर को पहले सिकोड़ता है, पुनः वो चलता है, ठीक वैसे ही तो क्रमांकुंचन द्वारा भोजन कहाँ उतर कर चला जाता है? हमारे अमाशय में पहुंच जाता है। अमाशय में पहुंचने के बाद पुनः भोजन के साथ अन्य रासायनिक क्रिया, कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जिसमें कि HCl का सबसे बड़ा योगदान है। फिर भोजन अमाशय से छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत में हमारा 3 हिस्से में विभाजित होता है। 3 हिस्से में पहला हिस्सा डुओडेनम कहलाता है, दूसरा जेजुनम कहलाता है और तीसरा इलियम कहलाता है। भोजन का हम लोग बात कर रहे हैं, तो भोजन कैसे पहुंचता है, कहाँ कहाँ, भोजन का मार्ग क्या है? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रास नली, हम लोग फूड पाइप के बाद भोजन कहाँ पहुंचे? फूड पाइप के बाद पहुंचता है स्टोमक में, अमाशय में। स्टोमक के बाद कहाँ पहुंचेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। छोटी आंत के बाद कहाँ पहुंचेगा? छोटी आंत भी 3 हिस्से में विभाजित होता है। कौन कौन सा? तो कहेंगे पहला है डुओडेनम, दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम। तीसरा क्या है हमारा? इलियम। उसके बाद छोटी आंत जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद भोजन कहाँ जाएगा? तो वो जाता है बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। अगर स्क्रीन शॉट करना है तो कर लीजिए। फिर लार्ज इंटेस्टाइन का भी कुछ पार्ट को हम लोग लिखेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन भी हमारा 3 पार्ट में है। कौन कौन सा? तो इसको मिटा रहे हैं। तो कहेंगे लार्ज इंटेस्टाइन आपका सबसे पहले, लार्ज इंटेस्टाइन आपका 3 पार्ट में है। कौन कौन सा? तो पहला कहेंगे सीकम, दूसरा है कोलोन, उसके बाद तीसरा है आपका रेक्टम। तीसरा है रेक्टम। खड़े होकर लिखना होगा, आलस से नहीं, ऐसा नहीं है कि हम आलसी हैं, पर थोड़ा सा तबीयत सही नहीं लग रहा है और ऐसे ही आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आए हैं और बिना किसी प्रिपरेशन के हैं। पर आप लोगों का जो भी सवाल होगा उसके लिए हमेशा हम तैयार रहेंगे, ये आप लोगों से वादा है। तो फिर हम लोग बात करेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन कौन कौन सा पार्ट है। तो कहेंगे सीकम है, कोलोन है और रेक्टम है। रेक्टम के बाद शरीर से भोजन को, पचित भोजन को, डाइजेस्टेड और जो हमारा भोजन है, फूड है, उसको शरीर से निष्कासित कर दिया जाता है एनस द्वारा। तो एनस को भी हम लोग जोड़ लेते हैं कि एनस द्वारा शरीर से क्या किया जाता है? भोजन को निष्कासित कर दिया जाता है। अब इतना ही नहीं, कोलोन जो है, लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा हिस्सा कोलोन है और कोलोन भी 4 पार्ट में बटा हुआ है। कोलोन भी हमारा 4 हिस्से में बटा हुआ है। ऐसे याद रखेंगे। पहला बोलेंगे असेंडिंग कॉलम, दूसरा ट्रांसवर्स कॉलम, और तीसरा डिसेंडिंग कॉलम, और चौथा सिग्मॉइड कॉलम। फिर हम लोग बात कर लेते हैं
कि एक चीज और जो मेरे दिमाग में आ रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो तीसरा पार्ट था इलियम को जोड़ने का जो काम करता है वो हिस्सा क्या क्या हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पर ध्यान देंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में, कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को जोड़ने का जो काम करेगा इन दोनों को जो जोड़ने का काम करेगा, अर्थात लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट, सीकम, और स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट, तो कहेंगे इलियम को जोड़ने का जो काम करता है वो करता है अपेंडिक्स। ठीक है, वही अपेंडिक्स कभी कभी बड़ा हो जाता है और भोजन निष्कासन में, भोजन के मार्ग में, भोजन के निष्कासन के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है और व्यक्ति को बहुत ज्यादा पीड़ा महसूस होता है, जिसका कि ऑपरेशन के करके ही जिस बीमारी से निदान पाया जा सकता है। इस तरह की समस्याएं आती हैं। तो चलिए आज का सेशन उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा और ऐसे ही आप लोगों के लिए धीरे धीरे एक आध वीडियो हम लाने का प्रयत्न करेंगे और कोशिश करेंगे कि साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बाकी सभी प्रश्नों को इतना टॉपिक को इस तरह से रखें कि उससे मैक्सिमम क्वेश्चंस, मैक्सिमम प्रश्न आप लोगों का हल होता रहे। ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।